गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट यूनिट चल रहा था अपना। आज लास्ट दिन है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे CTET हो, UP TET हो, KVS, DETR+B, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करें तो हम लोगों ने कल नैतिक विकास में पियाजे को पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि वो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोहल वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नैतिक विकास के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग कोहल वर्ग पढ़ेंगे, एरिक इरेक्शन पढ़ेंगे और लेवाइस्की पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोहल वर्ग से। तो कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया जिसके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, ये जो अवस्था किसी किसी बुक में 9 वर्ष या 10 वर्ष, मतलब शुरू से लेके जन्म से लेके 9 वर्ष या जन्म से लेके 10 वर्ष, कहीं पे 9 देते हैं, कहीं पे 10 वर्ष देते हैं, इस तरह का है। तो पूर्व परंपरा आपकी बुक में 9 दिया हुआ है। ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें 9 दिया हुआ है। तो पूर्व परंपरागत जो है उसमें क्या होता है बता दें। तो पूर्व परंपरागत में क्या होता है कि बच्चा जो होता है छोटा होता है उस टाइम पीरियड में, है ना, तो नैतिक विकास, नैतिकता का जो अभाव होता है उसमें। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए पहले, कहाँ लिख दें, देखिए पहले नैतिक दुविधा क्या होता है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, ठीक है, ये 2 टर्म हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। ठीक है, देखो दुविधा क्या होती है, तो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, मतलब क्या चीज़ सही है क्या गलत है ना, इस चीज़ का डिसीजन ना लेने पाने की जो स्थिति होती है कि सही है गलत है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो वो हमारी दुविधा हो गई। सीधी सी बात है, दुविधा में पड़ गए कि सही मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। नैतिक तर्कना क्या हुआ, तो नैतिक तर्कना जब हम सोचते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ सही लग रही है, चलो इस पर काम करते हैं ना, तो जब हम उस प्रक्रिया में वो जो हमने सोचा है कि ये सही है उसमें जब हम काम करने लगते हैं तो वो जो प्रक्रिया है, डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, वो नैतिक तर्कना कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत में बच्चा छोटा होता है, नैतिकता का अभाव होता है और नैतिक तर्कना, जैसे मतलब नैतिक जो डिसीजन होता है, मतलब जो प्रक्रिया होती है वो दूसरों के अनुसार लेता है, क्योंकि उसमें खुद की नैतिकता तो है नहीं, दूसरों ने जो मानक सेट कर दिए कि हाँ ये काम सही है या ये काम गलत है, तो उस चीज़ को आप करें उसको ना करें। तो ऐसा बच्चा दूसरे के, मतलब माता पिता हो या आस पड़ोस जो भी हो, उनके मानकों के अनुसार डिसीजन लेता है और मतलब उसमें प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए 3 स्तर ये हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। ठीक है, और ये आपकी 6 अवस्थाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी 2 हो गई, इसकी 2 अवस्थाएं और इसकी 2 अवस्थाएं। ठीक है, तो चलिए अवस्थाओं से पहले एक स्टोरी है हिंज की। ठीक है, तो ऐसा है कि एक साइंटिस्ट होता है, उसने एक दवाई बनाई होती है ना, तो उसने पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और एक दवाई बनाई होती है। ठीक है, मेडिसिन का नया इजाद किया होता है। जैसे मान लो चलो कोरोना की बात करें, तो एक डॉक्टर था, मतलब किसी ने नहीं किया, सिर्फ वही एक पर्टिकुलर डॉक्टर था, उसने जो है मेडिसिन बना ली कोरोना की। अभी वैसे भी मेडिसिन बनी नहीं है, वैक्सीन चल रही है, मेडिसिन नहीं बनी है कोरोना की। ठीक है, तो उसने मेडिसिन बना ली। ठीक है, तो हिंज एक व्यक्ति था, उसकी बीवी जो है वो बीमार थी। ठीक है, तो हिंज उस डॉक्टर के पास गया और कहा कि ये दवाई मुझे दे दो। ठीक है, और मेरी बीवी को कोरोना हो गया है, मुझे ये दवाई दे दो, मैं उसको दे दूंगा, सही हो जाएगी। तो उसने बोला कि भाई हम दे तो दें लेकिन हमें क्या मिलेगा। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास 1000-2000 रुपये हैं, ले लो। तो भाई अब खुद सोचो, उसकी पूरी ज़िंदगी भर की मतलब मेहनत है, तो वो ऐसे ही थोड़ा ना दे देगा। तो उसने मना कर दिया
तो हिंज ने क्या काम किया, हिंज ने वो दवाई रात में जाके चुरा ली। ठीक, अब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डिसीज़न है। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गई। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बच्चे किस तरह से, या आप हैं या बड़े लोग हैं, किस तरह से डिसीज़न लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था जो हमारी पूर्व परंपरागत है, वो सॉरी स्तर है पूर्व परंपरागत, उसमें पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दंड और आज्ञा का जो बात होती है तो उसमें सीधे सीधे बच्चा, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है और बच्चा बच्चा दूसरों के मानकों पे डिसीजन ले रहा है। तो बच्चा क्या कहता है कि उसने अगर चोरी की है हिंज ने, तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहली अवस्था में उसकी ये सोच रही, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुक्ता। ठीक है, ये दूसरी अवस्था रही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें टिट फॉर टैट होता है। ठीक है, टिट फॉर टैट, इसमें इसको जैसे का तैसा मतलब अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक बच्चे ने मतलब एक बच्चा बैठा है क्लासरूम में, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, एक ने दूसरे बच्चे मार दिया और दूसरे ने पहले वाले को मार दिया और तीसरा बच्चा ये सब देख रहा है। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, है ना। तो तीसरा वाला उसको देख रहा है ना। तो लेकिन उसने ये बात अपने टीचर को नहीं बताई। क्यों? उसने सोचा कि उसने उसे मारा है, बात खत्म, हिसाब बराबर। तो इस तरह का कि मतलब उसने जैसे को तैसा हो गया है, हिसाब जब आपस में ही सुलट लिए हैं तो फिर क्या ही कहना, है ना। तो ये हो गई उनकी मतलब ये दूसरी अवस्था, जिसमें टिट फॉर टैट की अवस्था है। ठीक है, जैसे को तैसे की अवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता। ठीक है, परंपरागत कह दें या रूढ़िगत नैतिकता कहते हैं। ठीक है, ये जो अवस्था है ये 10 से देखिए, जहाँ भी एज की बात हो तो एज जरूर देखिए, साइकोलॉजी में एज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि एज से आप माइंड सेट करते हैं कि हाँ बच्चा किस स्टेज में होगा और किस स्टेज में वो कैसा सोचता होगा। तो मतलब ये जो एज है इसको भी आप दिमाग में रखना। ठीक है, फिर है परंपरागत रूढ़िवादिता। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ तो बच्चे को बताया जाता है ना, कि क्या सही है क्या गलत। बच्चा दूसरों ने जो बताया है वो अपने अंदर मतलब समावित कर लेते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि अब अगर उनको फिर दोबारा ना बताया जाए, लेकिन वो अपने अंदर पहले से सीखे होते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो पहले से मानक अपने अंदर समावेशित कर लेता है। ठीक है, और जब समावेश कर लेता है फिर डिसीजन लेता है। देखिए इसमें जो परंपरागत अवस्था में पहली मतलब इस स्तर में पहली अवस्था है वो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की इच्छा। ठीक है, उन्मुक्ता मतलब उसकी ओर अग्रसर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है कि बच्चा जो है ऐसे काम करेगा कि जो है समाज के द्वारा या बड़ों के द्वारा किसी के भी द्वारा तारीफ मिले, उसे प्रोत्साहित किया जाए, वाहवाही लूटने की कोशिश करता है बच्चा, समझ लो। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। तो ये पहली मतलब ये दूसरे स्तर की पहली अवस्था हो गई। ठीक है, अब है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि कानून और समाज जो होता है वो एक नियमों से बना हुआ होता है, वो व्यवस्थित रहे तो ही अच्छा है ना। मतलब कानूनों को तोड़ना नहीं है ना। इसमें क्या होता है कि कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, जैसे हिंज ने गलत किया है, तो भाई उसको दंड मिलना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो व्यवस्था भंग कर रहा है ना। ठीक है, अब आता है तीसरा स्तर, पश्चिम परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये 13 से ऊपर वालों के लिए है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें खुद की नैतिकता आ जाती है, दूसरों के डिसीजन इसमें नहीं होते हैं। इसमें अब जो बच्चा होता है वो खुद के अब नैतिक मूल्य बनाने लगता है, खुद के डिसीजन लेने लगता है। ठीक है, इसमें पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। ठीक है, इसमें मतलब पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है कि
देखो नियम जो होते हैं, यहाँ सोचता है बच्चा, यहाँ से डायरेक्ट यहीं आया है ना, तो यहाँ बच्चा ये सोचता है कि नियम जो है वो बने समाज की भलाई के लिए तो बने हैं, लेकिन अगर किसी नियम से अगर किसी को हानि होती है तो ऐसे नियम तोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मतलब खुद के नैतिकता लगाई, मतलब खुद के मतलब नैतिक मूल्य बनाए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नियम मतलब वही होता है ना कि किसी झूठ से अगर किसी की जान बच रही हो तो वो झूठ बोल देना चाहिए, वरना बचपन से सिखाते आते झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नियम तोड़ दिए। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये सारे टर्म याद रखना कि इसके अंतर्गत ये अवस्था, मतलब इस स्तर के अंतर्गत ये अवस्था आ रही है, और परंपरागत के अंतर्गत ये अवस्थाएं आ रही हैं, और पश्च परंपरागत के अंतर्गत ये अवस्थाएं आ रही हैं। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली यहाँ पे कंडीशन देख के ये अवस्थाएं पूछ लेते हैं। जैसे क्या नाम है, अभी हमने बताया था कि एक बच्चे को देख रहे, मतलब एक बच्चा दो बच्चों को लड़ते हुए देख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन दे दी कि बताइए कौन सी अवस्था होगी, तो कौन सी अवस्था होगी, हमारी साधनात्मक सापेक्षता, है ना। इस तरह से चलिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करना, मतलब जान तो न्यौछावर कर देना। जैसे फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह थे, वो मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, गरीब मतलब आज़ादी के लिए उन्होंने मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। अब ये नहीं है कि कुछ भी करने, मतलब कुछ भी यहाँ ना लिखो, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना, है ना। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना और ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब एक बियॉन्ड द लिमिट चले जाना। ठीक है, समझ गए होगे आप। यहाँ पे मेनली सोशल वर्कर आते हैं कि वो भाई दूसरों की भलाई के लिए सोचते रहते हैं। ठीक है, आई होप कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, है ना। हर एक पॉइंट आराम से हर एक एग्जाम्पल की तरह सीखा है, समझा है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एक बुक लिखी थी, जिसमें से उन्होंने ये 8 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, ये 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्तर हैं, ये 8 स्टेज बताई थी क्या नाम है, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, और ये फेमस हुए थे, चलो हम वो आगे बताएंगे। तो देखिए इन्होंने पहला बताया था, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स हैं। देखिए इन्होंने इस बुक में इसका वर्णन किया है कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, है ना। देखो जैसे पहला समझो, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैसे बताएं, एरिक एरिक्सन के ऐसे समझिए। देखिए क्या होता है, देखिए एरिक एरिक्सन ने अब जीवन के सारी स्टेजेस पे एक चीज़ बताई है, मतलब हर एक चीज़ें बताई हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि अगर वो आपको प्राप्त होता है तो बच्चा प्रोग्रेस करेगा। जैसे विश्वास है, अगर बच्चे को विश्वास मिला, ठीक है, तो वो मतलब उसके अंदर विश्वास जाग गया तो वो पॉजिटिव डेवलप करेगा, और उसके अंदर अविश्वास की भावना जाग गई तो वो निगेटिवली क्या बोलते हैं डेवलप करेगा, और लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेगा, है ना। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यही एरिक एरिक्सन ने समझाया है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। जैसे कि पहला ये देखिए, ये नैतिकता है। ठीक है, ये नैतिक है, जो हम बोल रहे हैं ना, वो ये है नैतिक मूल्य बोलते हुए। ठीक है, तो ये जागते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा छोटा है, ये 0 से 2 वर्ष की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे में इन्होंने एक अवस्था मतलब बताया था कि
विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को अगर प्यार, केयर ये सब मिलता है पेरेंट्स से, तो क्या होता है कि बच्चे में विश्वास जाग जाता है ना, विश्वास जागता है। और अगर ऐसा सब ना मिले तो क्या होता है, तो अविश्वास हो जाता है। ये द्वंद्व है कि अगर मिला तो ठीक है, डेवलप पॉजिटिवली करेगा, और नहीं मिला तो निगेटिव डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, इसमें एक नैतिक मूल्य कहें या वर्च्यू, इसको इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं, वर्च्यू डेवलप होगा, होप यानी कि उम्मीद पैदा होगी। ठीक है, देखिए एरिक इरेक्शन में सारी देखिए पहली चीज़ सबसे समझ लीजिए कि यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, किशोरावस्था तक। ठीक है, ये मेनली पूछा नहीं जाता क्योंकि हम लोग यहीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझें हम लोग, है ना। आप भी भावी टीचर हैं तो आप बच्चों को समझें, इसलिए यहाँ तक आपको मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और पर्पस मतलब वर्च्यू ज़रूरी है। ठीक है, और ये स्टेजेस हैं, पूछ लिए जाते हैं कि किस स्टेज पे क्या नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है स्वायत्त बनाम शर्म व संदेह। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को स्वायत्तता मतलब थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए। बच्चा अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने दिया जाए, मतलब एकदम लाड़ प्यार में ना रखा जाए कि बस उसको जैसे मतलब दूध की बोतल मुंह में ठूस दी, है ना। मतलब अगर वो पीने की कोशिश कर रहा है तो पीने दो, और मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको इतना लाड़ प्यार करें कि फिर वो आ ही ना पाए, मतलब वो फिर हैबिट में आ जाए, यूज टू हो जाए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को जो है वो देनी चाहिए, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति उसमें जो है डेवलप होगी। ठीक है, नैतिक मूल्य वर्च्यू बोले। ठीक है, अब पहल वर्सेस अपराध बोध, मतलब इसमें बच्चा क्या होगा कि जो है किसी काम को करने के लिए उसमें पहल, मतलब वो जो पहल करेगा, जैसे बच्चा जैसे मम्मी रोटी बना रही हैं तो बच्चा अपने आप जाके खाना बना ले, तो उसको डांटना नहीं है कि बनाने देना है। पेंटिंग वगैरह कर रहा है या जो भी XYZ कोई काम कर रहा है, अगर गलत भी कर रहा है तो उसको डांटो नहीं, समझा दो, लेकिन रोको तो बिल्कुल नहीं, उसको रोको बिल्कुल नहीं। ठीक है तो ये हो गया। इससे क्या होगा, उसमें एक पर्पस आएगा। ठीक है, श्रम वर्सेस हीन भाव, देखिए ये स्टेजेस हैं। ठीक है, तो अगर ये बोल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो स्टेज है स्वायत्त बनाम शर्म संदेह, ये 2 से 3 वर्ष के बच्चों में है, और ये 3 से 5 है। श्रम और हीन भावना 5 से 12 है। पहचान भ्रांति 12 से 18 वर्ष है ना। ठीक है, तो श्रम और हीन भावना, ठीक है, तो श्रम हीन भावना का क्या है कि यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ उद्योग भी होता है। ठीक है, उद्योग भी हो, देखो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, हर जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे श्रम की जगह उद्योग भी आ जाता है ना। ठीक है, उद्योग भी आ जाता है। चलिए, तो बस मोटा मोटा आप समझिए, स्टेज समझ लिए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कंपटीशन की भावना जो होती है ना, मतलब बच्चा मतलब क्लासरूम में हो या फिर स्कूल में जो भी कंपटीशन होते हैं, या टीचर की तारीफ़ जो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, वाहवाही लूटने की बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ ये देखो वाहवाही लूटने की बात होती है, तो ताकि वो और अच्छा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अचीव कर सके। इससे उसको मतलब ऐसे अवसर देने चाहिए, हर एक बच्चे को अवसर देने चाहिए, नहीं कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसी को अवसर दिया, हर किसी को अवसर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ बच्चों में हीन भावना आ जाएगी ना, ऐसा है। पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति, देखिए इसी टर्म की वजह से एरिक इरेक्सन सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, इसी टर्म की वजह से, पहचान का संकट। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से सबसे ज़्यादा ये इसी की वजह से फेमस हुए थे। और पहचान क्या है, सीधी सी बात है, ये एडोलेसेंस की बात है, किशोरावस्था की बात है। यहाँ पे बच्चा मतलब वही है, अपने पहचान बनाने की कोशिश करता है, और अपने क्या बोलते हैं, मतलब जो भी अपने आइडियाज़ वगैरह हैं, या फिर जो भी वो सोचता है
है ना। तो उन सब में ताकि वो कहीं खो ना जाए अपने आप, कैरियर की बातें होती हैं कि कैरियर कैसे सेट होगा, तो ये सारी चीज़ें अगर वो उसने जो सोचा है वो पा लिया तो सही है, लेकिन नहीं है तो फिर वो ख़त्म है। ठीक है, अब यहाँ से देखो देखो यहाँ पे तो आ जाता है कंपटीशन और यहाँ आ जाती है निष्ठा। ठीक है, अब देखिए ये वाले टर्म खासा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बताए दे रहे हैं। देखिए ये बेसिकली युवावस्था है, इसे तरुण वयस्कता बोलते हैं। ठीक है, तरुण वयस्कता, ठीक है, इस अवस्था को तरुण वयस्कता भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली जो है व्यक्ति या इंसान जो भी है वो सेटल होता है, मतलब शादी आदि करता है, रिश्तों में बनता है ना। अब वही है, अगर उसने मतलब सही लाइफ पार्टनर से शादी कर ली तो लाइफ खुशहाल बीतेगी, और नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर कोसो एक दूसरे को, है ना। ये है तुम्हारा मध्य वयस्कता। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, वो जो पीढ़ी मतलब उसके जो बच्चे होंगे उनके कैरियर के बारे में सोचने लगता है और अपने घर परिवार के बारे में सोचने लगता है। और ये लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है, मतलब ये आखिरी स्टेज पे है, बेड पे पड़ा हुआ है, मरने का इंतज़ार कर रहा है, तो इसमें व्यक्ति लास्ट टाइम पे अपने पीछे देखता है कि लाइफ मेरी कैसी कटी, है ना। कि अगर क्या बोलते हैं उसने सोचा, मतलब सोचता है कि हाँ भाई मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अंदर निराशा आ जाती है ना। ठीक है, तो ये थे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, एरिक एरिक्सन के 8 स्टेजेस थे इनकी बुक, और ये सारे ये मूल्य हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। देखिए लेव वाइगोत्स्की मेनली सबसे ज़्यादा बात समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो पेपर में जब भी सामाजिक वर्ड या सांस्कृतिक वर्ड आए तो वाइगोत्स्की के साथ चले जाना। एग्जाम्पल मतलब उसमें अगर एक ऑप्शन आए तो उसमें वाइगोत्स्की के साथ चले जाना तो शायद सही हो जाए, मतलब मेनली 90% सही हो जाता है ना, और कोई और किसी ने इतना खास दिया नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या होता है, लेव वाइगोत्स्की की बात करें, समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है, ये बात उन्होंने कही। ठीक है, चलिए देखिए इनमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता है, अंतःक्रिया समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया होता है, ये बताने वाली बात है, ये बताने वाली बात है। ठीक है, संस्कृति का अधिगम पक्ष होता ही है भाई, संस्कृति का मतलब अपनी संस्कृति का अधिगम के पक्ष पड़ता ही है कि हाँ भाई हमारी संस्कृति कैसी रही, उससे कुछ ना कुछ सीखते आए हैं ना। अधिगम स्तर में भिन्नता, हर किसी में अधिगम का स्तर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है ना। चलिए ZDP समझिए, ZPD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली बच्चे को पुश किया जाता है। देखो ये स्तर आपका है, ठीक है, वास्तविक स्तर ये आपका है अभी। ठीक है, अब आप हमारी वीडियो देखने के बाद आप इस स्तर पे आ गए, संभावना है कि अभी देखो जैसे आपका बीएड का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपने कोशिश करी कि आपने जो है 30 मार्क्स ले आए, मतलब संभावना आपकी है। ठीक है, आपने वीडियो देख के जो संभावना हो गई, मतलब ये वास्तविकता है कि अभी आपका एग्ज़ाम हो तो आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, अभी आपकी संभावना है कि आप 60 क्वेश्चन तक कर ले जाओगे, है ना। तो इस बीच का जो अंतर होता है, ये जो जोन होता है, इसी को ZPD कहते हैं। आई होप क्लियर हुई होगी बात। यानी कि वास्तविक जो स्थिति है और जो संभावित स्थिति है, उनके बीच का जो अंतर होता है उसे ही ZPD कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इसके फोल्डिंग, इसको पाड़ भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा समझ लो, एक सहारा देना। ठीक है,
अब देखिए कैसे सहारा देना कि कोई चीज़ बच्चा पहले एक एग्जांपल समझिए कि छोटे पे आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जो भी पीछे होगा पापा या भैया, बड़ा भाई बहन जो भी कोई है, तो उसने पीछे से सपोर्ट दिया, है ना, पीछे से सपोर्ट दिया और आपने साइकिल चलाई। आप पीछे मुड़ के तो नहीं देखते हो, कभी कभी वो छोड़ देते हैं, है ना, और आप चलाते ले जाते हो, है ना। तो यही चीज़ होती है कि कोई चीज़ की शुरुआत अगर आप मतलब सीखने की अगर कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो अपने से बड़े, ठीक है, अपने से बड़े से कोई चीज़ सीखने की शुरुआत करते हैं तो बड़ा स्टार्टिंग में तो आपको सहारा देगा, उसके बाद वो आपको फ्रीली छोड़ देगा, है ना। तो मतलब अस्थाई सहारा जो होता है वो इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले अगर कोई भी मतलब अस्थाई या कुछ टाइम पीरियड के लिए जो भी सहारा दिया जाता है वो हमारा इसके फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि वाइगोत्स्की और पियाजे में एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो हम आपको क्लियर कर दें कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आई और विचार बाद में आया, ठीक है। व्यक्ति के अंदर पहले भाषा आई, उसके बाद उसने सोचना शुरू किया। लेकिन पियाजे कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आए उसके बाद भाषा आई, ठीक। चलिए एक टर्म और है वाइगोत्स्की का, यहाँ पे ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो हम लिख दे रहे प्राइवेट स्पीच, ठीक है, अब दिख रहा होगा। और ये है अहम केंद्रित, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच की बोलते हैं और पियाजे अहम केंद्रितता की बोलते हैं। देखिए कैसे, क्या है प्राइवेट स्पीच। देखिए अगर कोई व्यक्ति काम करते करते अगर खुद से बातें कर रहा है, जैसे आप ही हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे प्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए चलिए प्रेस करते हैं, और प्रेस करते ही करते आप सोच रहे हैं कि यार जल्दी से प्रेस कर लें, फिर क्या नाम है, हमारी क्लास देख लेंगे, रोहित सर की क्लास देख लेंगे, है ना। तो ऐसे आप सोच रहे हैं और आपने मुंह से बोल भी रहे हैं, है ना, उसके बाद क्लास देखने के बाद नोट्स बनाएंगे, ऐसा आप बोल रहे हो, है ना, और आप प्रेस भी कर रहे हो, अपने आप में बोल रहे हो। तो ये चीज़ क्या हुई, ये प्राइवेट स्पीच हुई, है ना। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये प्राइवेट स्पीच है, ये जो चीज़ आपको बताई ये वाइगोत्स्की कहते हैं ये प्राइवेट स्पीच है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि ये ईगो है, बच्चा खुद में बात कर रहा है, ये ईगो है ना, अहम केंद्रिता। तो यही दोनों में अंतर है कि वो थोड़ा निगेटिव वे में बोलते हैं कि वो थोड़ा निगेटिव है, कि वो खुद में ही लगा पड़ा है ना। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं वो उसकी प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। तो ये दो टर्म हो गए। चलिए अब ये कुछ है बुक्स जो मैं नोट्स बना रहा था, तो ये बुक्स कुछ निकल के आई। अब मुझे नहीं पता पेपर 1 की हैं, पेपर 2 की। एक पन्ना मैंने मतलब एक पेज पे अलग लिख रखे थे, जो भी ऐसे बुक्स वगैरह आती थी तो बीच में आ गई थी, है ना, उस टाइम पीरियड में। तो मुझे याद नहीं है कि पेपर 1 की है, पेपर 2 की है ना। तो ये एक बार देख लेना, वरना बुक्स का मैं एक बार बना दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए अरस्तु जो हैं वो अरस्तु की एक बुक है, वो है पोएटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, पोएटिक्स। ब्रूबेकर की बुक है मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, और दूसरी बुक है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। ये 2 बुक दी हैं। एडम्स की इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, और डेफो की है रॉबिन्सन क्रूज, और लॉक की है थॉट्स। ये कुछ बुक्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा रहा आज का। खैर एक चीज़ और है, आप लोग डेफिनेशन जो परिभाषाएं होती हैं वो भी आप लोग ज़रूर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि डेफिनेशन कम से कम 15 से 20 नंबर की आती हैं,
ठीक है। 15 से 20 नंबर की डेफिनेशन आती हैं, तो उनको मिस मत करना, मतलब ये सोच दो कि अरे छोड़ो ऐसे हो जाएगा। 15 से 20 बहुत बड़ा वेटेज होता है। आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि डेफिनेशन हटा देंगे तो फिर बचा ही क्या, सारे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, है ना। तो डेफिनेशन जरूर याद रखना। और देखिए डेफिनेशन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे कोई भी डेफिनेशन लिखी है ना, कोई भी डेफिनेशन लिखी है तो उसका एक कीवर्ड जो होगा, जो कीवर्ड होगा ना, उसको याद कर लीजिए, उससे याद कर लीजिए कि हाँ ये कीवर्ड है, इससे ये राइटर है ना। देखो डेफिनेशन तो कराना पॉसिबल नहीं है, वो आप खुद से करें, है ना। चलिए, तो फिर आज का ये अपना पहला यूनिट ख़त्म हो गया। कल हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अब ज़्यादा ना कहलाया करो, ठीक है। और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।